अगली सुबह जब ईशा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अकेला बेड पर पाती हैं। खुद को अकेला देख एक पल के लिए तो ईशा हैरान होती हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए ही अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा अंगड़ाई लेते हुए ही उठकर बेड पर ही बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती हैं। अभी ईशा अंगड़ाई ले ही रही होती हैं, उतने में ही उसकी नजर सामने जाती है जहां पर दोनों भाई बस एक टोबल में खड़े होकर अपने बालों को दूसरे टोबल से सुखा रहे होते हैं और कुछ पानी की बूंदें अभी भी उनके नग्न बदन पर किसी मोती की तरह चमक रही होती हैं। जैसे ही ईशा की नजर उन दोनों भाइयों पर पड़ती है जो बिना शर्ट के काफी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे थे और उनकी मस्क्यूलर बॉडी और ऊपर से बेदाग बदन जिस पर सिक्स पैक्स, जिसे देखकर ईशा की नजर कुछ पल के लिए तो उन दोनों भाइयों पर ही जमसी जाती हैं और वह एक टक बस उन दोनों को ही घूरने लगती हैं। मगर जल्दी ही वह अपने होश में भी वापस आ जाती है और उसे एक शरारत सूझती है, जिस कारण ईशा धीरे से बेड से नीचे उतरती है और जानबूझकर उन दोनों भाइयों धक्का देकर उनके बीच में से होते हुए ही उनके सामने ही जाकर खड़ी हो जाती हैं और एक कोम उठाकर अपने बालों के कंघी करने लगती हैं। इस तरह से अचानक से आकर धक्का देने और अपने सामने ही खड़े होते देख उन दोनों भाई की बुहें आपस में सिकुड़ जाती है और वो उसी तरह अपनी बिना भावों वाली आंखों को लिए ही ईशा को देखने लगते हैं, जो इतरते हुए अपने बालों में कंघी कर रही थी। ईशा मिरर में ही उन दोनों भाई को देखने लगती हैं जो उसे ही ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो दोनों मिलकर अभी ही उसका खून कर देंगे, जिसे महसूस कर ईशा बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए आईने में ही देखते हुए बोली, हनी, तुम्हें पता है तुम दोनों की ही शकल एकदम किसी सर्कस में काम करने वाले बंदर की तरह दिखती हैं और तुम दोनों तो पूरी तरह से ही किसी बंदर से कम नहीं लगते हैं। ना ही तुम दोनों के पास मेरी जैसी सुंदर सी शकल सूरत है, ना ही मेरी तरह सुंदर बॉडी। तुम्हें देखकर तो एक छोटा सा बच्चा भी डर से बेहोश हो जाए और कोई भी तुम्हारी तरफ देखे भी ना। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए जो तुम्हें इतनी सुंदर और प्यारी सी छोटी सी बीबी मिली है, जो तुम दोनों ही बंदर के साथ रह रही हैं। ईशा बस फ्लो में बोले जा रही होती हैं, मगर उसे नहीं पता था वो जो भी बोल रही है उसे सुनकर उन दोनों ही भाइयों की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उनके चेहरे पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। यहाँ तक गुस्से में ही उन दोनों भाई की नसें भी फूल चुकी थी। ईशा जैसे ही उसे एहसास होता है वो फ्लो में क्या बोले जा रही हैं, ठीक वैसे ही वह पीछे पलटकर उन दोनों भाई की तरफ देखती हैं, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं, जिन्हें ऐसे देख ईशा अंदर तक कांप जाती हैं और उसकी आंखें डर से भर जाती है। ईशा डरते हुए ही, हाँ हनी, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हो, ना ही तुम्हारी शकल इतनी अच्छी है। ऊपर से मुझे देखो, मैं बस 18 साल की छोटी सी बच्ची हूँ और तुम दोनों 50 साल के बूढ़े इंसान, हमारा तो कोई मैच ही नहीं है। इतना बोल ईशा यूहान के करीब जा उसके सीने पर अपना एक हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं एक मोम की गुड़िया हूँ और तुम पत्थर की तरह सख्त। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। इतना बोल ईशा धीरे से अपने होठों को ले जाकर यूहान के सीने में रख देती हैं, जिसके ऐसा करते ही यूहान की आंखें एक पल के लिए तो उस एहसास से बंद ही हो जाती हैं, मगर तुरंत ही उसकी आंखें खुल भाग जाती है और वो काफी ज्यादा हैरानी से ईशा को देखने लगता है। ईशा काफी जोर से यूहान के सीने में काटे जा रही थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए जा रही थी ताकि वो यूहान के सीने से अपने दांतों को चुभाकर उसका खून बाहर निकाल सके। यूहान, उसकी भी आंखें ईशा के ऐसा करने में हैरानी से फैल जाती हैं और वो अपनी आंखों में गुस्सा लिए ही ईशा की तरफ देखने लगता है। ईशा यूहान से अलग होकर उसे बड़ी ही मासूमियत के साथ देखते हुए बोली, हनी, तुम्हें दर्द नहीं हुआ ना? तुम सच में पत्थर की तरह सख्त हो। ये बोलते हुए ही ईशा हंसने लगती हैं। यूहान गुस्से में ही ईशा को अपने करीब कर अपने दांत पिसते हुए बोला, क्या कही तुम? मैं और मेरा भाई हम दोनों ही बंदर की तरह दिखते हैं और हमारी शकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूहान भी गुस्से में, हम दोनों पत्थर की तरह सख्त है तो ठीक है, चलो तुम्हें बताए है हम बंदर है या इंसान। इतना बोल यूहान ईशा को अपने तरफ खींच लेता है और उसे उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है।
ईशा डर से कहते हुए, हनी तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहाने जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, छोड़ो मुझे, ये बोलते हुए ही ईशा व्यूहान की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगती हैं। मगर इस समय तो ईशा ने खुद ही उन दोनों के गुस्से को जगाई थी, तो वो कैसे इनके गुस्से से बच सकती थी। व्यूहान ईशा को ले जाकर बेड पर पटक देता है और अपनी कमर में लपेटा अपना टोबल भी निकाल कर फेंक देता है, जिसे ऐसे बिना कपड़ों के देख ईशा का दिल डर से भर जाता है और वह कुछ भी समझ पाती या उन्हें मना कर पाती उससे पहले ही वह दोनों डेविल भाई ईशा के पास होते हैं और उन दोनों के ही हाथ ईशा की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। तो दोनों ही उसे बड़ी ही शिद्दत के साथ छूमे जा रहे थे, जिसे महसूस कर ईशा अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लेती हैं और खुद की ही बेवकूफी पर रोने लगती हैं। क्यों उसने इन डेविल भाई के अंदर छुपे जानवर को जगाए, ये सोचकर ही वह जोर से रो पड़ती है, जिसे ऐसे रोते देख एक पल के लिए तो यूहान और व्यूहान दोनों ही रुककर ईशा को देखने लगते हैं, जो काफी जोरों से रो रही थी। ईशा रोते हुए ही गुस्से में बोली, बीबी हूँ तुम्हारी, कोई रखेल नहीं जो जब तुम्हारा मन करे तब मेरे जिस्म के साथ खेलो। अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो मेरी मर्जी के साथ करो। क्यों तुम दोनों मेरे साथ ये सब हर बार जबरदस्ती करते हो और मुझे मेंटली फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर करते हो? मेरे लिए तुम दोनों को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो ये बात? इतना बोल ईशा जोरों से रोने लगती हैं। मगर ईशा की बात सुन यूहान और व्यूहान दोनों को जैसे होश आता है और वह दोनों अपनी नाजुक सी बीबी को देखते हैं, जो सच में एक छोटी सी गुड़िया की तरह थी, जिसे देख वह दोनों ही ईशा को छोड़ देते हैं और अपने कपड़े निकाल उन्हें पहनकर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। एपिसोड 22। ईशा अकेली अपने घर में बैठी बोर हो रही थी और दोनों भाई ऑफिस जा चुके थे। इस समय ईशा के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, वो सोच रही थी उसके पापा को जॉब वापस मिली होगी या नहीं, और इन दोनों ने उसके घर का टूट चुका डोर भी वापस से लगवाया होगा या नहीं, यही सब सोचकर ईशा हल्की परेशान थी। तो यूहान और व्यूहान दोनों ही अपने केबिन में बैठे काम कर रहे होते हैं। उन दोनों के ही हाथों की उंगलियां अपने अपने कंप्यूटर में बिजली की रफ्तार सी चल रही थी और दोनों ही काफी फोकस होकर काम कर रहे थे। और उन्हीं के सामने बड़े से आलीशान से सोफे पर वो छोटे छोटे चिते और बाघ के बच्चे सोए हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। तो दूसरी तरफ ईशा एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर अपने रूम से बाहर निकलती हैं और घर से बाहर निकलने लगती है, जिसे घर से बाहर जाते देख कली उसके पास आकर बोली, मैडम आप ऐसे कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा चिढ़ते हुए, मरने जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? मेरे साथ चलना है तो चलो, हम साथ में मरेंगे। कली हैरान नजरों में ईशा को देख, सच में मैडम आप मरने जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा हल्के गुस्से में, क्या मुझे कहीं जाने से पहले तुमसे पूछकर जाना होगा? नहीं ना तो जाकर अपना काम करो। और हाँ, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं जो मैडम बोलती रहती हो। अगर बोलना है तो दीदी बोलो, नहीं तो अपना काम करो। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है और वीडियो बनाना है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। इतना बोल ईशा घर से बाहर निकल जाती हैं। तो कली ईशा की डांट सुन अपनी जगह पर ही जम सी जाती है। ईशा घर से बाहर निकल पल्लवी को कॉल कर बोली, हेलो पल्लवी, मैं तुझे कॉलेज के सामने वाले कैफेटेरिया में मिलूंगी, तू भी जल्दी से पहुंच जाना। इतना बोल जैसे ही ईशा कॉल रखती हैं, वैसे ही उसे अपने सामने काफी सारे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड दिखते हैं, जिन्हें देख ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो उन सबको गुस्से में देखते हुए बोली, तुम सब गंदी सी शकल वाले कचरे के ढेर में रहने वाले सड़ा गला खाना खाने वाले मेरा रास्ता क्यों रोक रखे हो? ईशा की बात सुन कोई भी गार्ड कुछ नहीं बोलता है, यहाँ तक अपनी तारीफों को सुनने के बाद भी वह लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जिन्हें कुछ ना बोलते देख और अपने सामने से ना हटते देख ईशा जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम सारे के सारे काले बेगन हटो मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम सबका सर फोड़ दूंगी और तुम सबके बाल नोच लूंगी। एक गार्ड अपना सर झुकाकर, मैडम आपको भी जाना है? आप हमें बता दो, हम आपको लेकर चलेंगे, पर ऐसे अकेले मत जाइए, आपको खतरा हो सकता है। ईशा गुस्से में,
मैं जहनुम जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? नहीं ना तो हटो मेरे सामने से और मुझे जाने दो, वैसे भी मुझे खतरा तुम लोगों से और उन डेविल भाई से है, बाकी किसी और से नहीं, इसलिए हटो मेरे सामने से। इतना बोल ईशा एक गार्ड को धक्का देकर हटाने लगती हैं। मगर वो गार्ड ईशा के धक्के से जरा सा भी हिलता नहीं है। ये देख ईशा हार मानते हुए बोली, ठीक है, मुझे कॉलेज के सामने वाले कैफेटेरिया में जाना है, पर तुम सब मेरे साथ नहीं आ सकते, कोई दो ही चलो, नहीं तो मेरी दोस्त तुम सारे काले बेगन को देख डर से बेहोश हो जाएगी। ईशा की बात सुन सारे गार्ड ईशा के सामने से हट जाते हैं। तो एक गार्ड जल्दी से ईशा के लिए कार लेकर आता है जिसमें ईशा बैठ जाती है। तो ऑफिस में बैठे यूहान और व्यूहान दोनों ही लैपटॉप में से नजारे को देख रहे थे। यूहान अपना मुंह बनाकर, हमारे सारे गार्ड का कलर फेयर है, यहाँ तक कोई भी काला नहीं है, फिर भी ये लिटिल वाइफ सबको काला बेगन बोल रही हैं। व्यूहान हंसते हुए, भाई तुम्हें गार्ड के लिए बुरा लग रहा है, मुझे हमारे लिए बुरा लग रहा है। कल रात हमारी लिटिल वाइफी ने हमें क्या बोला, यहाँ तक सुबह भी उसने इतना कुछ सुनाया और इतनी सारी तारीफें की, हमें क्या कुछ नहीं कहा, और तो और इतने हैंडसम होने के बावजूद भी वो हमें बंदर सी शकल वाला बोलती हैं। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए और क्या हो सकती है। इतना बोल यूहान अपना चेहरा लटका लेता है। अपने भाई की बात सुन यूहान अपना सर रब करने लगता है और ईशा की सारी बातों को याद करने लगता है, जिसे याद कर उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। और वह वैसे ही गुस्से में बोला, वो खुद को हमारी रखेल बोल भी कैसे सकती हैं? क्या उसे पता नहीं वो हमारी लिटिल वाइफ है, तो वो कैसे खुद को रखेल बोल सकती है? ये बोलते हुए ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। एपिसोड 23। पल्लवी कॉलेज के सामने है बने कैफेटेरिया में बैठी ईशा के आने का इंतजार कर रही होती हैं। उतने में ही कैफेटेरिया के सामने एक बड़ी सी काफी महंगी चमचमाती ब्लैक कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक काले कपड़ा पहना गार्ड जल्दी से बाहर निकल जाता है और पीछे जाकर डोर खोलता है, जिसके डोर खोलते ही अंदर से ईशा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए बाहर निकलती हैं और बाहर आते ही सीधे कैफेटेरिया के अंदर चली जाती है। जिसे ऐसे जाते देख दूसरा गार्ड भी बाहर निकलता है और वो दोनों ही गार्ड कैफेटेरिया के अंदर चले जाते हैं और जिस टेबल पर ईशा की दोस्त पल्लवी बैठी होती हैं, उसके बगल वाले टेबल पर जाकर ही वह दोनों गार्ड भी बैठ जाते हैं। ईशा खुश होकर, पल्लवी देख में आ गई, इतना बोल वो जल्दी से अपनी दोस्त को गले से लगा लेती हैं। पल्लवी ईशा को खुद से दूर कर, हाँ तू आ तो गई, मगर तूने ये कितनी सुंदर बाली ड्रेस पहनी है, तू इस ड्रेस में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, सच में तू तो काफी प्यारी लग रही है। अगर हमारे कॉलेज के लड़के तुझे ऐसे देखे तो वो तो तेरे दीवाने ही बन जाए। ये बोलते हुए ही पल्लवी चेयर पर बैठ जाती हैं। ईशा पल्लवी को देख, तू ये बता, तू प्रेग्नेंट थी तो क्या हुआ? तेरा बॉयफ्रेंड माना कि नहीं तुझसे शादी करने के लिए? और बच्चा का क्या करी तू? वो अभी भी तेरे अंदर है या तूने उसे मार दी? ये बोलते हुए ही ईशा ध्यान से अपनी दोस्त को देखने लगती हैं। पल्लवी बेफिक्री से, बच्चा मैंने तो उसे गिराने वाली गोली खा ली और अब वो मेरे अंदर नहीं है, और मेरा बॉयफ्रेंड मैंने उसे जेल भेज दिया मेरे साथ धोखा करने और मेरा फायदा उठाने के जुर्म में, और अभी मैं इतनी कम उम्र में मां नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने मेडिकल से गोली लाकर खा ली और 2 दिन में ही मेरे पीरियड भी आ गए, मतलब बच्चा गिर गया और मुझे घर में ये बात बतानी भी नहीं पड़ी। पल्लवी ये सब ऐसे बोल देती हैं जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल सी बात हो। ईशा हल्के गुस्से में, आर यू मीड, तूने इतना सब कर गई, इतना बड़ा कांड कर गई और ये सब तू ऐसे बोल रही है जैसे तेरे लिए ये सब बस एक नॉर्मल सी बात है और कुछ भी नहीं। तुझे पता भी है तूने क्या की? तूने उस लड़के को जेल भेजकर तो काफी अच्छा काम की, मगर तूने अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान को मार दी। ये तूने सही नहीं की, और जितनी गलती इन सब में तेरे बॉयफ्रेंड की है उतनी ही गलती तेरी भी तो थी ना। अगर तू अपने हार्मोन्स में थोड़ा काबू की होती तो उस लड़के के बोलने पर भी बेहकती नहीं और इतना सब होता भी नहीं, और ऊपर से तूने अपने घर में भी ये बात नहीं बताई और बच्चा गोली खा कर गिरा दी। तुझे सच में पता भी है तू क्या बोल रही है? ऐसे गोली खा लेने से क्या बच्चा गिर जाता है? मुझे तो लगता है तुझे ही कोई गलत फहमी हुई होगी।
तेरे पीरियड की डेट फिर से बढ़ गई होगी और तुझे लगा तू प्रेग्नेंट हो गई। तू इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है पल्लवी, तुझे पता भी है तेरी इस बेवकूफी की वजह से मेरी शादी उन दोनों डेविल भाइयों से हो गई। यहाँ तो किसी लड़की को एक अमीर पति भी काफी मुश्किल से मिलता है और मुझे तो बिना मांगे ही एक पर एक फ्री, मतलब दो अमीर हैंडसम हंक जैसे पति मिल गए। जो डेविल तो है पर हैंडसम भी है, मगर मुझे बहुत परेशान भी करते हैं। ये बोलते हुए ही ईशा काफी गुस्से में होती हैं और उसी गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है। पल्लवी अपना मासूम सा फेस बनाकर, हाँ यार ईशु, सारी गलतियां मेरी ही है। अगर उस दिन रास्ते पर मैं तुझे इशारा कर नहीं बोली होती तो तू उस लड़के को थप्पड़ ना मारी होती, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ, शिवाय उदास होने के। ये बोलते हुए ही पल्लवी उदास हो जाती हैं। ईशा गहरी सांस लेते हुए, अब जो हुआ उसे छोड़ और चल हम दोनों जल्दी से बाहर चलकर पानी पूरी खाते हैं। मुझे ना पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, चल हम दोनों चलकर खाएंगे। ये बोलते हुए ही ईशा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो दोनों ही लड़कियां जैसे ही कैफेटेरिया से बाहर निकलती हैं, वैसे ही दोनों गार्ड उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख ईशा का मुंह बन जाता है तो पल्लवी डर से ईशा का हाथ पकड़ लेती हैं। ईशा उन गार्ड को घूरते हुए, मैंने बोली थी ना मेरी दोस्त तुम जैसे काले बेगन को देखकर डर जाएगी। डरा दिया ना तुम सबने मेरी दोस्त को, अब तुम दोनों ही हमें पानी पूरी खिलाओगे और पैसे भी तुम दोनों ही दोगो। अब चलो हमारे साथ, ऐसे खड़े होकर देख क्या रहे हो। ये बोलते हुए ही ईशा काफी गुस्से में उन दोनों गार्ड को देख रही होती हैं। तो खुद के लिए काला बेगन सुनकर वह दोनों ही गार्ड अंदर से रो तो रहे थे, मगर बाहर से उनके चेहरे पर कोई भी भाई नहीं थे। ईशा पल्लवी का हाथ पकड़, चल पल्लवी हम चलते हैं, नहीं तो ये हमें जाने नहीं देंगे। इतना बोल ईशा पल्लवी का हाथ पकड़े ही वहां से भागने लगती हैं, जिसे भागते देख वह दोनों गार्ड हैरान हो जाते हैं।